Hello and welcome to my channel. This is Amarahi. Today we will discuss about the historical background of Constitution Part 2. इससे पहले हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के पार्ट 1 के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था सबसे पहले कैसे 1600 ईस्वी में कंपनी आई, फिर 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है, बाद में मुग़ल साम्राज्य धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। उसके बाद फिर बैटल ऑफ प्लासी होता है 1757 ईस्वी में, उसको हम लोगों ने देखा। फिर 1764 ईस्वी में बैटल ऑफ बक्सर को देखा, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद देखा, इलाहाबाद की संधि को हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में डिस्कस किया था, उसके फीचर्स के बारे में डिस्कस किया था कि उसमें क्या क्या प्रोविज़न, क्या क्या उसमें फीचर्स थे। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सम फीचर्स थे कि पार्लियामेंट में पहला लॉ पास किया गया था, कंपनी के लिए पहला लिखित संविधान इसको माना गया था, गवर्नर जनरल पद का जो है इसमें सृजन किया गया था, सुप्रीम कोर्ट का भी स्थापना किया गया था कोलकाता में 1774 ईस्वी में, ठीक है। उसमें चीफ जस्टिस एलिजा एम्पे को बनाया गया था। इस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप वीडियोस देख रहे हैं या नोट्स बना रहे हैं, तो जैसे कि आपको रेगुलेटिंग एक्ट मैंने कहा, तो उसके अंदर क्या क्या प्रोविज़न है आपके दिमाग में वो बात आ जानी चाहिए, तब आपका प्रिपरेशन आगे चल पाएगी, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 के बारे में। इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि सेटलमेंट एक्ट के बारे में, उसमें क्या क्या प्रोविज़न था उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर ईस्ट इंडिया एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आएंगे हम लोग एक्ट ऑफ 1786 के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर चार्टर एक्ट के बारे में 1793, उसके बाद सेकंड चार्टर एक्ट 1813 के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं पहला, ठीक है, सेटलमेंट एक्ट 1781। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि दिस एक्ट वाज अमेंडिंग एक्ट। इसी एक्ट को अमेंडिंग एक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। पास्ड बाय पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, टू रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट में जो डिफेक्ट था उसको रिमूव करने के लिए इस एक्ट को लाया गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा इसमें प्रोविज़न था कि टू सपोर्ट लॉफुल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा सो दैट द रेवेन्यू कुड बी कलेक्टेड, ठीक है। उसके बाद इसमें कहा गया कि जो गवर्नमेंट का जो वैध सरकार है उसको सपोर्ट करने के लिए आप रेवेन्यू का कलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ज्योग्राफिकल जुरिडिक्शन बिकम लिमिटेड टू ओनली कोलकाता। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्र अधिकार था उसमें क्या किया, इसमें लिमिट कर दिया गया, उसके क्षेत्र अधिकार को लिमिट कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ईस्ट इंडिया एक्ट ऑफ 1784, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट का जो है इसमें स्थापना होता है, ठीक है। वो कैसे, यहाँ पे जो कंपनी का जो कार्य रहता है उसको 2 वर्गों में बांट दिया जाता है। एक होता है COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और एक होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, BOC, ठीक है। इसके कार्य को बांट दिया जाता है। अब देखते हैं किसको कौन सा कार्य मिला। यहाँ पे देखेंगे COD को ही BOD कहा जाता है, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, टू मैनेज द कॉमर्शियल अफेयर्स, ये क्या करता था, कॉमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करता था। और BOC क्या करता था, टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स एंड empowered to supervise and direct all operation of civil, military, revenue of the British possession in India। जिस क्षेत्र में ब्रिटिश का शासन रहता है, मतलब कि उसमें अधिकार रहता है, उसमें उसको जो है डायरेक्ट और सुपरवाइज करने के लिए उसको भी और अधिकार दे दिया गया इस क्षेत्रों में, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे द मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल रिड्यूस 4 to 3।
पहले क्या हुआ, काउंसिल में कितना मेंबर था, 4 मेंबर था, उसको घटाकर 3 कर दिया गया। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब इस जो पीस इंडिया एक्ट में क्या हुआ, जो एक्चुअल कंट्रोल हो गया ब्रिटिश का, कहाँ, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पर। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी सबऑर्डिनेट टू द क्राउन। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम BOC इन सम केसेस। मतलब कुछ केसों में BOD को परमिशन लेना पड़ता था BOC से। ठीक है, जैसे कि उस वक्त क्या था कि कंपनी में मनोनयन करने का जो है प्रथा थी। उस वक्त अगर मनोनयन करने की बात आती थी तो उसको जो है BOD को परमिशन लेना पड़ता था BOC से। ठीक है, उसके बाद दूसरा हम लोग एक्ट देखेंगे, एक्ट ऑफ 1786। इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या इसमें प्रोविज़न किया गया था। इसमें किया गया था, गवर्नर जनरल वाज गिवन द पावर ऑफ वर्किंग एज कमांडर एंड चीफ। मतलब गवर्नर जनरल को जो है मुख्य सेनापति का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्ट में देखेंगे, चार्टर एक्ट 1793 में। ठीक है, कहता है कि इसमें क्या किया, जो कंटिन्यूड कंपनी ट्रेड मोनोपोली फ्रॉम फॉर अनदर 20 ईयर्स। अनदर 20 ईयर्स के लिए क्या किया गया, कंपनी की जो मोनोपोली है उसको इंक्रीज कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, द सैलरी ऑफ BOC चार्ज फ्रॉम इंडिया। मतलब इंडिया में जो राज्य कोष था उससे क्या हुआ, BOC का सैलरी दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चार्टर में हम लोग देखते हैं, चार्टर एक्ट 1813 में कहता है कि इसमें क्या क्या प्रोविज़न है। पहला ए में मैंने लिखा है, एंडेड द कॉमर्शियल मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट टी ट्रेड एंड ट्रेड विद चाइना। मतलब इसमें क्या किया गया कि जो कंपनी का जो मोनोपोली था व्यापार का, ठीक है, इंडिया में, उसको जो है पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, और चाय एक्सेप्ट यानी चाय और चीन के साथ होने वाले व्यापार को छोड़कर सारा चीज़ को क्या कर दिया गया, वो समाप्त कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग बी में, टू प्रोमोट एजुकेशन इन इंडिया प्रोवाइड 1 लाख रुपीज़ पर ईयर्स। ठीक है, इसमें इंडिया की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए 1 लाख रुपये प्रति वर्ष देने का प्रावधान किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया इसमें सी में, क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू प्रीच देयर रिलीजन। क्या जो ईसाई मिशनरी थे उसको जो परमिशन दे दिया गया कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। उसके बाद फिर रिन्यूड ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर अनदर 20 ईयर्स। फिर इसमें क्या हुआ, 20 ईयर्स के लिए फिर बढ़ा दिया गया। ठीक है, लास्ट में इसका जो है रूल है, इसका जो एक प्रोविज़न है, द लॉ विच इज़ मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास, इन्फोर्सेबल व्हेन अप्रूव्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। मतलब जो कोलकाता का गवर्नमेंट, बॉम्बे का गवर्नमेंट और मद्रास का जो भी विधियाँ बनाएंगे, वो विधि में पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, किससे, ब्रिटिश पार्लियामेंट से। वो अगर आपको अनुमोदन करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को लागू कर सकते हैं। ऐसा प्रोविज़न ला दिया गया। ठीक है, अब हम लोग हिंदी में इधर पढ़ लेते हैं। पहला 1781 का संशोधन अधिनियम, उसे ही हम लोग कहते हैं सेटलमेंट एक्ट। ठीक है, सेटलमेंट एक्ट भी कहा जाता है उसे। उसमें क्या प्रोविज़न था उसको देख लेते हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की वैध सरकार का समर्थन करने के लिए राजस्व कलेक्शन कर सकता था। ठीक है, उसके बाद इस अधिनियम में सुप्रीम कोर्ट के जो क्षेत्र अधिकार था उसको सीमित कर दिया गया। ठीक है, उसके नीचे हम लोग देखेंगे पीस इंडिया एक्ट। ठीक है, पीस इंडिया एक्ट के फीचर्स के बारे में हम लोग देखते हैं। पहला फीचर इसमें है, इस एक्ट से डुअल गवर्नमेंट की प्रणाली स्थापित होती है। उसके बाद ये पहला आपका COD कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड BOD
बोर्ड ऑफ कंट्रोल। उसको फिर कंपनी के आकर पढ़ देते हैं। यहाँ कंपनी के कार्य को 2 भागों में बांट दिया गया, ठीक है। पहला व्यापारिक कार्य, और व्यापारिक कार्य पर नियंत्रण बीओडी का था, ठीक है, इसमें 24 मेंबर था। उसके बाद फिर राजनीतिक कार्य पर नियंत्रण बीओसी का था, इसमें 6 मेंबर था। नीचे हम लोग देखेंगे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दिया गया, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। फिर नीचे देखेंगे कंपनी के शासन पर ब्रिटिश संसद का वास्तविक नियंत्रण हो गया था, ठीक है, एक्चुअल कंट्रोल उस पर हो गया था। फिर यहाँ देखें कि बीओडी को बीओसी से कुछ केस में परमिशन लेना पड़ता था, जैसे मनोनयन के, अगर कंपनी में मनोनयन की प्रथा थी उसमें उसको परमिशन अनुमति लेना पड़ता था, ठीक है, लेने का प्रावधान किया गया था। फिर 1786 का अधिनियम आता है। इस अधिनियम में गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति का दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग पहला चार्टर एक्ट आते हैं 1793। 1793 में क्या होता है, कंपनी के व्यापार करने के अधिकार को 20 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है, उसमें बढ़ा दिया, ठीक है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों का वेतन भारतीय राजकोष से दिया जाएगा, इसका प्रावधान किया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं चार्टर एक्ट 1813। इसमें क्या क्या फीचर्स थे उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। चाय और चीन के साथ होने वाले व्यापार को छोड़कर सारा को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद प्रति वर्ष भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। उसके बाद ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई। उसके बाद कंपनी के व्यापार करने का जो अधिकार 20 साल के लिए फिर उसको बढ़ा दिया गया। लास्ट में हम लोग देखते हैं कोलकाता, मद्रास, बॉम्बे सरकारों द्वारा निर्मित विधियों का ब्रिटिश पार्लियामेंट से अनुमोदन अनिवार्य था, ठीक है। आज मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि सबसे पहले जो मैंने एक्ट पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में। कितना में? 1773। इसमें आप 20 साल ऐड कर दीजिए। 20 साल अगर ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1793, यानी पहला चार्टर एक्ट, ठीक है। पहला ये चार्टर एक्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें 20 साल ऐड कर दीजिए आप। 20 साल ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1813, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड चार्टर एक्ट, ये भी, ठीक है। तो आप नेक्स्ट जितना भी चार्टर एक्ट आएगा उसमें आप 20 साल ऐड कर देंगे तो आपका नेक्स्ट चार्टर एक्ट निकल जाएगा। ये एक ट्रिक है, आप याद कर